के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान आंदोलन का 23वां दिन। ये संग्राम आखिर कब तक? जी हाँ, किसान आंदोलन को आज 23वां दिन हो गया है। लगातार किसान सड़कों पर हैं। पूस की रात है। आप सोचिए, पूस की सर्द रात जब पारा 7-8 डिग्री टेम्परेचर है और रजाई में भी आपको ठंड लग रही है, दो रजाइयाँ ओढ़ने के बावजूद भी आप ठंड से कपकपाते हैं। उस पूस की रात में ये हमारे किसान भाई सड़क पर, बीच सड़क पर बिना कुछ इंतज़ाम के रात काट रहे हैं, रात गुजार रहे हैं। खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं और पारा 2 डिग्री तक पहुंच जाता है। उम्मीद करिए और आप सोचिए ज़रा, सोच के ही आपकी रीढ़ की हड्डी कांप जाएगी। और ये किसान लगातार 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमको ये कानून नहीं चाहिए, माँ बाप इस कानून को वापस ले लीजिए। तो सरकार समझाने की लगातार कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री लगातार 29 बार कोशिश कर चुके हैं, बता चुके हैं कि ये किसानों के हित में बिल है और किसानों के हित के लिए कानून बनाया गया है। उनका भविष्य इससे सुनहरा हो जाएगा। किसान कहते हैं हमको अपना भविष्य सुनहरा नहीं करना है, हमको वही कानून रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, सरकार ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में आकर के उन्होंने कहा कि हमारा जो उद्देश्य है वो एकदम गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल है। और उसके बाद वो गुजरात भी गए, गुजरात के किसानों को समझाया, मध्य प्रदेश के किसानों को भी आज समझाया। तमाम जगह जा कर के और जहाँ भी जाते हैं किसानों को बताते हैं इसके फायदे, लेकिन किसान है कि समझने को तैयार नहीं है। राजनाथ सिंह, नरेंद्र तोमर समेत तमाम केंद्रीय मंत्री भी इसमें सब कुछ अपना दांव पर लगा चुके हैं, झोंक चुके हैं, लेकिन अभी तक मामला सुलटा नहीं है। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने यू टर्न ले लिया है। पहले अरविंद केजरीवाल इस बिल को लेकर के पंजाब सरकार को घेर रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए किसानों का साथ देना शुरू कर दिया, किसानों के लिए अनशन किया। और उसके बाद कल विधानसभा के अंदर तीनों बिल की कापियां भी फाड़ दी। चूंकि पंजाब ने दूसरा कानून बनाया था, उसको देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने उसकी कॉपी भी फाड़ दी। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार समझाने में लगी है कि ये कानून किसानों के हित के लिए है, तो वहीं किसान इस पे मानने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरफेयर करने की कोशिश की, लेकिन शायद हिम्मत नहीं जुटा पाया और उसने कह दिया कि नहीं, लोगों को आंदोलन करने का अधिकार है। तो ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसका हल कैसे निकलेगा, ये संग्राम कब तक चलेगा, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देख लीजिए, समझिए, फिर उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 23वां दिन है। प्रदर्शन करने के अधिकार को मूल अधिकार बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसानों के आंदोलन में इस समय न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा और इसे बगैर किसी बाधा के जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो वहीं किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्र सरकार से लेकर बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। किसान आंदोलन को खत्म करने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को मनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कल ही 8 पन्नों का खुला खत किसानों के नाम लिखा था। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम चिट्ठी में एमएसपी समेत दूसरी चिंताओं पर भरोसा दिया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ साथ पूरे देश में तोमर की चिट्ठी पढ़ने की अपील करते हुए इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। किसानों ने साफ किया
कि कृषि कानूनों के खिलाफ वो अपनी लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। वहीं दिल्ली से लेकर यूपी तक किसानों के मुद्दों पर राजनीति गर्म है। दिल्ली विधानसभा में किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए आम आदमी पार्टी ने जमकर प्रदर्शन किया, तो वहीं यूपी में सरकार के अलग अलग मंत्री किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को नए कानून के फायदे बताने में जुटे हैं। बाद की जो हमारी मीटिंग रही अपने आप में वो एक संकेत है देश भर के किसानों का कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए की सरकार ने कृषि कानून जो सुधार हेतु और कृषि क्षेत्र के विकास हेतु पारित किए, उसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का भरसक सहयोग है, भरसक आशीर्वाद है। आज भाजपा के सभी सांसद, सभी विधायकों ने इस मंच से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषतः मेरठ क्षेत्र के किसानों के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पारित होने वाले इन बिलों का समर्थन किया। देखिए, यूपी में तो कोई आंदोलन नहीं है। किसान सरकार के साथ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और किसानों की समस्या का समाधान आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में चाहे गन्ना किसानों का भुगतान हो, चाहे क्रय केंद्र हो, चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, किसानों की जो भी समस्या का यानी जो किया जाए यंत्र भी हो, चाहे सिंचाई हो, टेल तक पानी पहुंचने का हो, किसानों की जो भी समस्या का समाधान है वह समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार उसको कर रहे हैं। किसान आंदोलन की धार को देखते हुए खुद पीएम मोदी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में पीएम ने मध्य प्रदेश के किसानों से संवाद किया और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कर्ज माफी के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पीएम ने कहा, मैं सभी राजनीतिक दलों को कहना चाहता हूं कि आप अपना क्रेडिट अपने पास रखिए। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए कि किसानों को बरगलाना, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। हम सिर झुकाकर, हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। उनको पीड़ा इस बात से नहीं है कि कृषि कानूनों में सुधार क्यों हुआ, उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए। अगर किसी को कोई आशंका है तो हम सर झुकाकर किसान भाइयों के सामने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्रता के साथ देश के किसान के हित में उनकी चिंता का निराकरण करने के लिए हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं। देश का किसान, देश के किसानों का हित हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो सरकार भी कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। दिसंबर के सर्द दिनों में किसानों का आंदोलन गर्म है। आंदोलन कब खत्म होगा, सरकार कानूनों को वापस लेगी या नहीं, समस्या कैसे हल होगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, इस पूस की रात में 23 किसानों की मौत हो चुकी है। 23 किसान असमय काल के गाल में समा चुके हैं और एक किसान ने तो आत्महत्या भी कर ली। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि आखिर अब इस आंदोलन का अंत कैसे होगा, ये आंदोलन की राह क्या है और कैसे का संग्राम कब तक चलेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपको रूबरू करवा देते हैं।
हमारे साथ में मूलचंद निरंजन जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है मूलचंद निरंजन जी। दिगंबर चौधरी सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बहुत वरिष्ठ भारतीय किसान युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका भी बहुत स्वागत है चौधरी जी। और हम्माम वहीद साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के युवा प्रवक्ता है। आपका बहुत स्वागत है हम्माम साहब। और साथ ही साथ में इमरान लतीफ साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है। आपका भी खैर मकदम है लतीफ साहब। और रुक करेंगे दिगंबर चौधरी साहब का। दिगंबर जी, आप ये संग्राम कब तक? देखिए, संग्राम नहीं, किसान अपने हकों को और अपने अधिकारों को मांगने के लिए अपने देश की सरकार के दरवाजे पर आया है। जब तक सरकार नहीं सुनेगी तब तक ये चलेगा और किसान वापस होने वाला नहीं है। सरकार जिस तरह से षड्यंत्र कर रही है, सरकार दरवाजों पर जा रही, 700 चौपाल लगा रही है। अभी मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हमने डॉक्टर MS स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दी। अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आज मध्य प्रदेश से कि हम किसानों के सामने हाथ जोड़ के सर झुका के बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन 8 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी कोई बातचीत का निमंत्रण भारत सरकार के द्वारा किसानों के पास नहीं भेजा गया है। तो केवल कहने मात्र से बात नहीं बनेगी, काम करने से बात बनेगी। किसानों के प्रति जब तक ये राजनीति गंदी ओछी चलती रहेगी तब तक बात बनने वाली नहीं है। किसान प्रैक्टिकली रूप से ठगा गया है, इसलिए किसान इस बार मन बना के देखिए, सर्दी का मौसम है, 5 और 6 डिग्री टेम्परेचर रात में हो जाता है, उसमें भी किसान अपने घर का काम धाम छोड़ के यहाँ बैठा हुआ है। ये कौन से किसान से बात करने जा रहे हैं भाई? गांव में घरों पर जहां जा रहे हैं, जब 700 चौपाल इनकी लग जाएं और गांव में किसानों से बात कर लें और बात करके लौट आए, जब संतुष्ट हो जाए कि वास्तव में किसान दुखी है, उसके बाद बात कर ले। हम यहाँ बैठे हैं तब तक हम इंतजार करेंगे और बैठे रहेंगे। ठीक है निरंजन जी, मूलचंद निरंजन जी, वो कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे। आपकी तरफ से कोई निमंत्रण ही नहीं किया गया है कि बातचीत करेंगे। चिट्ठी भेज दिया आपने कई पन्नों की, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं चिट्ठी पढ़ लीजिए, रोज रोज समझा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन आज भी आपने सुना है और पिछले भी कई वक्तव्य उनके आप सबके संज्ञान में हैं। लगातार उन्होंने कहा है कि मैं पूरे पवित्र मन से, गंगा की तरह पवित्र मन से किसानों का सम्मान करते हैं और किसानों का भला चाहते हैं। और आज भी सरकार सच्चे मन से किसान से वार्ता करने के लिए तैयार है और कई चरणों में वार्ता हुई भी है। मैं समझता हूं कि ये तो किसान की आड़ में जो राजनीतिक दल जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है, एक जबरदस्ती का जो है किसान की आड़ में ये आंदोलन खड़ा करवाए हुए हैं। अगर किसान की सही रूप में कोई चिंता करने वाला है तो वो मोदी जी हैं, जिन्होंने किसान को सम्मान निधि दी है, किसान को तमाम ऐसी योजनाएं दी हैं जिनसे किसानों का भला हो रहा है और किसानों की जो आय दुगनी करने का संकल्प है उनका, उसके और अग्रसर है सरकार। निश्चित रूप से सरकार, आज भी मोदी जी ने कहा है कि हम बिल्कुल हाथ जोड़ करके उनको शीश झुका करके उनसे वार्ता करने के लिए, उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। वो आए, वार्ता करें और जो उनको कठिनाई हो उसका समाधान किया जाए। ठीक है, ठीक है। हम्माम वहीद साहब, हम्माम वहीद साहब, आप बताइए कि किसान कह रहे हैं कि हम अंतिम समय तक लड़ाई लड़ेंगे और बीजेपी कह रही कि आप आइए, हम सम्मान के साथ आपसे बात करेंगे। प्रीतम जी, पिछले 22 दिनों से देश का किसान सड़क पे है और अब तक 22 किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? ये वो किसान हैं जिनके सपूत, जिनके पुत्र इस देश के बॉर्डर पे देश की रक्षा में भी है, इस देश की अर्थव्यवस्था सुधारने में भी है। ये वो किसान है जो भारत का पेट भरता है, लेकिन दिल्ली में बैठी गूंगी बहरी सरकार, अहंकार में डूबी सरकार एक बार भी बात करने को तैयार नहीं। और
दिल्ली में वो शासक बैठे हुए हैं, वो मंत्री बैठे हुए हैं जो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। कभी उन्हें खालिस्तानी बोल रहे हैं, कभी पाकिस्तानी बोल रहे हैं, कभी कोई मंत्री उनको टुकड़े टुकड़े गैंग का बोल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप देश के किसानों के साथ न्याय चाहते हैं तो किसानों के साथ बात कीजिए। उनकी जो मांगे हैं, 3 काले कानून वापस किए जाएं, वो मांग लीजिए, क्योंकि ये देश लोकतंत्र देश है और लोकतंत्र में जो सरकारें होती है वो अकाउंटेबिलिटी की सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, और उसमें जो भी सरकार होती है वो जनता की सरकार होती है, जनता के चुनी हुई सरकार होती है। इसलिए जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए उसे आगे आना चाहिए और किसानों की बात माननी चाहिए। ठीक है, इमरान लतीफ साहब क्या कहेंगे आप? आपके केजरीवाल मुख्यमंत्री दिल्ली के तो बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, तीनों बिल ही फाड़ दिया। राहुल गांधी की कॉपी कर रहे थे क्या? इस पूरे मामले में पहले से ही आम आदमी पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा। जहां तक बात, लेकिन यहाँ आज जो केंद्र सरकार का मामला है, दरअसल अब इस पूरे मामले में किसानों से बातचीत करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है। किसानों ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाने चाहिए। लेकिन बात करने का जो स्कोप बचा है वो बात केंद्र सरकार को करनी चाहिए तो अपने पूंजीपति आकाओं से करनी चाहिए, अपनी पूंजीपति मित्रों से करनी चाहिए, और उनसे जाकर कहना चाहिए अब जो भारत का अन्नदाता किसान है वो जाग चुका है, वो इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। कि इन तीनों काले कानूनों को एक्सेप्ट किसी भी कीमत पे किसान करने वाले नहीं है। तो आपको पूंजीपतियों को मनाना है ना, जिनके लिए कानून लाए गए थे। और ये बात मैं ऐसे हवा हवाई नहीं कर रहा हूं प्रदीप जी, इसके पीछे मेरा तर्क समझ लीजिए। 2017-18 में हरियाणा में अडानी ग्रुप की 5 कंपनीज ने 100 एकड़ जमीन दी थी कुछ फैक्ट्रीज बनाने के, और उसी समय उन्होंने एक एप्लीकेशन डाला हरियाणा सरकार को उन जमीनों का लैंड यूज चेंज करने के लिए, ताकि वो वहां पर भंडारण यूनिट यानी कोल्ड स्टोरेज बना सके। लेकिन उस समय हरियाणा सरकार ने, यानी आज से 2.5 साल 3 साल पहले 2017-18 में हरियाणा सरकार ने अडानी ग्रुप के इस जो एप्लीकेशन था उसको निरस्त कर दिया। 5 मई 2020 को अचानक से वो 100 एकड़ के लिए फिर से अनुमति जो मांगी गई अडानी ग्रुप की 5 कंपनीज के द्वारा उसका लैंड यूज चेंज करने के लिए, उसे हरियाणा की खट्टर सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी वहां पर भंडारण यूनिट बनाने के लिए। बात नहीं रुकती है। 5 मई 2020 को अनुमति मिलती है और उसके ठीक 28 दिन बाद उस ये जो काला कानून है, जो काला बाजारी को बढ़ावा देने वाला है, जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला है, असीमित भंडारण को बढ़ावा देने वाला है, इसे आनंद आनंद में ठीक है अध्यादेश लाकर पारित कराने का काम किया गया। इससे बिल्कुल पता चलता है। अरे अध्यादेश कैसे लाए इमरान साहब? बाकायदा बिल लेके आए, बिल संसद में पास हुआ है, अध्यादेश थोड़ी ना लाए। काले तरीके से लेके आए हैं, इससे ये जल्दबाजी ठीक है चर्चा करने। ठीक है लतीफ साहब, ठीक है लतीफ साहब, आएंगे दोबारा से आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। ठीक है ठीक है ठीक ठीक आए हुए कानून है। ठीक है ठीक है लतीफ साहब, आएंगे आपके पास में। चौधरी दिगंबर सिंह जी, आपसे समझना चाहूंगा, आपकी पीड़ा से मैं भी बहुत मर्माहत हूं। आप पूस की रात में इस तरह से सड़क पर हैं, पूरा परिवार आपका सड़क पर है और घर बार छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके सड़क पर है। प्रधानमंत्री लगातार आपको समझा रहे हैं कि भाई ये जो बिल है और मेरा मन है वो गंगा जल की तरह पवित्र है। आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनकी बात भी सुन रहा था, मैं उनको चाह रहा है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में आदरणीय मोदी जी ने चुनाव से पहले रैलियां की और मंचों से ये घोषणा की और ये कहा कि मैं गंगा जल की कसम खा के कहता हूं कि मैं किसान के दुखों और दर्दों को दूर करूंगा, किसान के गन्ने का भुगतान 14 दिन में कराने का काम करूंगा।
डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करूंगा और किसान को लाभकारी मूल्य दिलवाने का काम करूंगा। भाई दिगंबर जैन जी, ये सारी बातें आपने पहले ही वक्तव्य में कह दिया। मेरा जो आपसे सवाल है, सीधा सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी, देश का प्रधानमंत्री आपको बार बार अपील कर रहे हैं कि भाई ये आपके हित के लिए कानून है। जब आप अपने किसी माँ बाप को चुनते हैं तो उसको अधिकार भी देते हैं ना कि वो आपकी भलाई के लिए काम करे। कि जब प्रधानमंत्री जी आज भी जाकर के चुनावी रैलियां करके किसान को समझाने की बात कर रहे हैं, कोई किसान धरने पे बैठा हुआ है, उन किसानों से तो प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी बात नहीं की। उससे पहले इतनी बार वायदे और इतनी बार झूठ बोल लिया। इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करूंगा। चुनाव से पहले इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा, वो कह रहे हैं कि हमने स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो 201 पॉइंट थे वो 200 पॉइंट हमने सब लागू कर दिए, एक ही पॉइंट बचा खाली आपका। हमें 15 पॉइंट समझा दो कि ये पॉइंट हमने लागू कर दिए, भाई हम भी तो समझ लें। और हम तो ये कह रहे हैं खुली बहस कर ले प्रधानमंत्री जी टीवी चैनल के माध्यम से। आप बीच में बिचौलिया बन जाओ, हमारी बात करा दो प्रधानमंत्री जी से, हम भी तो समझ ले। आपकी तरफ से कौन बात करेगा? हम कर लेंगे, बात कर लेंगे। आप कराओ, हम गारंटी ले रहे हैं इस बात की। आप करा दो बात। भाजपा तो कह रही कि उत्तर प्रदेश के किसान सरकार के साथ में है। पश्चिमी स्मृति ईरानी कह रही कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान भाजपा के साथ में है। तो हम कौन से पूर्वांचल के किसान, हम भी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान बैठे हैं। भाई लाखों किसान यहाँ सड़क पे है, ये सफेद झूठ बोल के बरगलाने की बात कर रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान इनके साथ है तो संभल जनपद में 50-50 लाख के नोटिस किसके घर भिजवाए इन्होंने? किसानों के घर 50-50 लाख के नोटिस भिजवाए गए हैं। आंदोलन में शामिल जो व्यक्ति होगा उससे 50 लाख रुपए की वसूली होगी। बिजनौर में बैरिकेडिंग लगा के कल बैराज के पुल पे क्या तमाशा कर रहे थे? मेरठ में क्या कल तमाशा कर रहे थे जो मेरठ में किसानों को रोका गया? मोहद्दीनपुर शुगर मिल, ठीक है, सड़कों पे आ गए। ठीक है मूलचंद जी का रुख कर लेते हैं। दिगंबर जी, मूलचंद जी, कैसे कब तक चलेगा ये संग्राम? आप तो कह रहे हैं यूपी के किसान आपके साथ में है, वो कह रहे हैं कि आप एक तरफ ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ नोटिस भिजवा रहे हैं। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आम किसान को कहीं कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग रोज किसानों के बीच में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उनके बीच में मीटिंग कर रहे हैं। नहीं निरंजन जी, सवाल ये है कि क्या ये मूल किसान नहीं है? क्या फर्जी किसान नहीं है? जारी रखना चाहते हैं वो किसान नहीं है। इनको किसान ये नहीं दिखते हैं ना, इनको ये किसान नहीं दिखते। हम सब इनको खालिस्तानी दिखते हैं, इनको पाकिस्तानी दिखते हैं। दिगंबर साहब जवाब दे रहे हैं जी। इसके अंदर आपकी पुलिस के द्वारा साहब कह रहे थे मोदी जी सच्चे मन से, मोदी जी तो लगातार हमारे कृषि मंत्री जी लगातार किसानों से वार्ता कर रहे हैं, गृह मंत्री जी ने किसानों को बुलाया है, पर आप लोग वार्ता में का क्रम आप स्वयं नहीं रखना चाहते हैं जारी। बाकी मोदी जी लगातार आपसे कह रहे हैं कि हमारा गंगा जल जैसा पवित्र है किसानों के लिए, कहीं कोई इसमें दो राय नहीं की तरह केवल आप शब्द जानते हैं अच्छे बोलना, किसान का दर्द आप नहीं जानते विधायक जी। शायद चौधरी साहब, किसान का दर्द मोदी जी जैसे इतने अच्छे से और कोई नहीं जानता। आज तक आप बता दीजिए, आप किसान नेता है, किसान को सम्मान नहीं देने का काम। अरे भाजपा के सारे लोग किसान ही थे भाई। चौधरी साहब, चुनाव मैनिफेस्टो में ये कहा कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। आज फिर आप मंचों से कह रहे हैं हमने लागू कर दी। आपने शपथ पत्र दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कि हम डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। आपने ऑन डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट दिया है कि आप उसको भी झुठला देंगे। तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? आपने लिखित में एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में। जी मूलचंद जी, मतलब जनता के सामने कुछ और कोर्ट के सामने कुछ और। जी जब ये लिखित में गलत और करते हैं
और जब मंचों से माइकों से बोलते हैं तब ये सफेद झूठ बोलते हैं। चलिए बने रहिए सर, ये एक इंटरव्यू वक्त इन्होंने किया है। चलिए बने रहिए सर, एक वक्त एक ब्रेक का चला है। मूलचंद जी से जवाब लेंगे। दिगंबर जी, ठीक है दिगंबर जी, आ गए 15 लाख, 15 लाख आ गए आपके दोनों के पास, तीनों के पास आऊंगा, सबके पास आऊंगा। 15 लाख हर खाते में आ गए। निरंजन जी आऊंगा आपके पास में। ब्रेक का वक्त यही चला है। मोदी जी के वादे थे। वक्त ब्रेक का है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे तो जब चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि किसान कह रहे हैं कि ये जब मंच पर बोलते हैं तो कुछ और बोलते हैं और जब लिख के देना होता है तो कुछ और लिख करके देते हैं, जनता के सामने कुछ और बताते हैं, कोर्ट के अंदर कुछ और बताते हैं। ये जो अविश्वास की बात है ना, ये बहुत बड़ी घातक बात है, क्योंकि 2013 में मोदी जी को एक विश्वास के दम पर चुना गया था, एक नई आंधी के तौर पर उनको देखा गया था कि वो देश की किस्मत बदल देंगे। अब जो ये अविश्वास का माहौल बन रहा है, ये वाकई बहुत ही खतरनाक है। आखिर ये संग्राम कब तक चलेगा, इस पर बहस जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We're looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। राजपाल कश्यप जी भी, डॉक्टर राजपाल कश्यप जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। बहुत स्वागत है राजपाल कश्यप जी आपका भी। और हम सवाल ये कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन का 23वां दिन है, आखिर कब तक चलेगा ये संग्राम, कब टूटेगा ये डेडलॉक? मैं कह रहा हूं कि ये किसान के आंदोलन का 23वां दिन है, आखिर ये डेडलॉक कब टूटेगा, कब खत्म होगा? देश के बीजेपी सरकार को कम से कम कुछ शर्म आनी चाहिए
कि 24 किसानों की मौत हो चुकी है इसी आंदोलन में, और 24 कितने दिनों से लोग बैठे हुए हैं इस कड़कड़ाती ठंडक में। देश के लोग कच्छ में जाके बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में जाके बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। उनको कम से कम दिल्ली में जो किसान धरने पे बैठे थे उनसे बात करनी चाहिए। दूसरी बात, किसान इस देश की रीढ़ है। अगर जिस दिन किसान यहाँ का अपने को असहाय महसूस करेगा, क्यों किसान का ही बेटा जवान है जो सीमा पे रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा भी किसान का ही बेटा कर रहा है। कोई उद्योगपति का बेटा नहीं गया सीमा पे, और कोई उद्योगपति का बेटा अगर गया हो तो नाम बताते हैं बीजेपी के लोग, जो जिनको खेती किसानी देना चाहते हैं, जिनको अधिकार देना चाहते हैं, उनको गुलाम उनके अधीन करना चाहते हैं, उद्योगपतियों के अधीन। तो ये बताइए, आज जितने भी सेक्टर प्राइवेट, देश के प्रधानमंत्री जी, अब बीजेपी कहती थी देश बिकने नहीं देंगे, सारा डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, आप चूंकि बाद में आए हैं और आपकी बात पूरी हो गई तो सवाल आप ही से कर लेता हूं जी। डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, सवाल नहीं, डॉक्टर राजपाल कश्यप जी सवाल सुन लीजिए। ने जो वादा किया था कि 14 दिन में पेमेंट देंगे, नहीं तो हम इसका ब्याज सहित पैसा देंगे। तो आज बताइए, ये 2017-18 का गन्ने का बकाया है 242 करोड़, 2018-19 का बकाया है 548 करोड़, 2019-20 का बकाया है 12,994 करोड़। ये तो बकाया है। किसान, माननीय अखिलेश यादव जी किसानों के समर्थन में निकले तो उनको रोक लिया गया, उनकी गाड़ियां रोक ली थी। डॉक्टर राजपाल जी आप बात थोड़ा लेट आए हैं, सवाल भी सुन लीजिए अब आप जी। सवाल सुन लीजिए सर, सवाल आपने कुछ बहुत बढ़िया सवाल उठाया, उनका सवाल सुन लीजिए। राजपाल कश्यप जी सवाल सुनिए भाई, समय कम है, आप बहुत देर से आए। ठीक है, सवाल सुनिए। राजपाल कश्यप जी, सवाल यह है, आपने कहा कि कौन उद्योगपति से सरहद पर जाता है सेना की रक्षा करने के लिए, हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए। सवाल यह है कि बिना ये जो उद्योगपतियों के देश कैसे आगे बढ़ेगा? आखिर उद्योगपतियों का भी तो साथ चाहिए ना, पैसा कौन लगाएगा? टैक्स कौन देता है? उद्योगपति देते हैं क्या? आप देखिए, भारत के किसानों पे टैक्स लग रहा, बात आपकी ठीक है, टैक्स देता है, लेकिन सवाल यह है, अगर उद्योगपति इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो, सवाल सुन लीजिए राजपाल कश्यप जी, मैं आपसे थोड़ा समझना चाह रहा हूं, जरा ये बता दीजिए। जनता का पैसा लेके बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, मैं इत्तेफाक रखता हूं आपकी बात से, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जरा इस बात का जवाब दे दीजिए कि, अरे भाई सवाल तो सुनिए राजपाल कश्यप जी। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है, लेकिन राजपाल कश्यप जी जरा ये बता दीजिए कि कोई सरकार ऐसी बता दीजिए जिसने उद्योगपतियों का सहारा ना लिया हो, जरा ये बता दीजिए मुझे। मैं ये कर रहा हूं, जरा एक सरकार बताइए, कोई एक सरकार बताइए जिसने उद्योगपतियों का सहारा ना लिया हो। बिना उद्योगपतियों के इन्वेस्टमेंट के देश कैसे आगे बढ़ेगा? सहारा लो, लेकिन उद्योगपतियों के हाथ में आपने ट्रेन दे दी उद्योगपतियों के हाथ में, तो उन्होंने क्या तेजस ट्रेन चलाई? तो उन्होंने, आम किसान का बेटा कैसे तेजस ट्रेन में बैठेगा? आज तेजस बंद हो गई ना, बंद हो गई तेजस ट्रेन। आप उद्योगपति को, हम कह रहे हैं उद्योगपति खरीदे ना, एमएसपी गारंटी लागू हो जाए, इतने पे धान बिकेगा तो इतने पे ही खरीदे। कौन सी हम मांग कर रहे हैं? उद्योगपति खरीदे धान। ठीक है, जवाब ले लेते हैं मूलचंद निरंजन जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं मूलचंद निरंजन जी, ठीक है राजपाल जी, मूलचंद जी से जवाब ले लेते हैं। आलू जब बिकता है प्रदीप जी, ठीक है, सीधी बात समझ, जाता है, और वही जब उद्योगपति के हाथ में चला जाता है तो आम जनता को 82 रुपए में खाना पड़ता है, आज 40 रुपए में खाना पड़ता है। वही प्रोसेसिंग फीस भी लगती है सर उसमें, अरे प्रोसेसिंग फीस भी लगती है ना सर उसमें,
उसको साफ सफाई करके बढ़िया क्वालिटी देना पड़ता है, गुणवत्ता का सामान बेचना पड़ता है, गुणवत्ता के नाम पर बिकता है। ठीक है, राज्यपाल जी सवाल जवाब ले लेते हैं मूलचंद जी से। मूलचंद जी आप ठीक है, ठीक है। मूलचंद जी सवाल यह है, दो बहुत मौजूद सवाल उठाए उन्होंने। वो कह रहे हैं तेजस ट्रेन चलाई उन्होंने लेकिन बंद कर दिया, और जो सैकड़ों हजारों लोगों को भर्ती की थी 1 मिनट में वो बेरोजगार हो गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? इनको तो माननीय विधायक जी को मैं समझता हूँ, इनको तो किसानों के बारे में कहने का इनके पास कुछ है ही नहीं, इनको तो कुछ हक ही नहीं है। ये किसानों के कर्ज माफ की घोषणा करती है इनकी सरकार, और किसानों उत्तर प्रदेश के अंदर किन किसानों के कर्ज माफ हुए थे, साहब भी बैठे हैं, सब जानते हैं। मूलचंद निरंजन जी, जो उन्होंने किया उसका खामियाजा जनता ने उनको दे दिया, और आपको 325 विधायक दिए उत्तर प्रदेश में, 303 सांसद दिए देश में, 351 सांसद दिए पूरी सरकार को। तो अब जिम्मेदारी आपकी बनती है। पिछले सरकारों पर तोहमत लगाने की बजाय आप अपनी बात बताइए कि आखिर ये उद्योगपति क्यों किसानों का हक मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं? मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि किसानों के हित में मेरा मन गंगा जैसा पवित्र है, और किसानों के जैसे ही सबसे पहले सरकार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तो सबसे पहले किसान को खाद की समस्या समाधान के लिए नीम कोटेड यूरिया करने का काम चौधरी साहब कह रहे हैं निरंजन जी सरकार ने लागू की थी। उत्तर प्रदेश की सरकार बनते ही चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में किसानों से बात कर रहे हैं, गुजरात के किसानों से बात कर रहे हैं, और हम यहाँ पर धरने पर बैठे हमसे बात नहीं कर रहे हैं, ना हमको कोई बुलावा आ रहा है। इधर उधर की बात कर रहे हैं, सीधे बात ही नहीं कर रहे निरंजन जी। अच्छे से हर क्षेत्र में काम कर रही है, ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए किसानों के नाम पर ये जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मूलचंद निरंजन जी सवाल भी सुनते जाइए, सवाल सुन लीजिए। जब पिछली सरकारों में गैस के दाम बढ़ते थे, तेल के दाम बढ़ते थे, डॉलर का मूल्य बढ़ता था और तमाम चीजें होती, तो क्या आप लोगों ने प्रदर्शन नहीं किए थे? प्रदर्शन तो और हर राजनीतिक पार्टी का कर्तव्य है राजनीति करना, क्या वो राजनीति करना छोड़ दें? आगे करें, ये किसानों के नाम पर क्यों, किसानों को क्यों बरगला करके किसान के नाम पर क्यों कर रहे हैं? आपको करना है आप करिए, विरोध करिए, लोकतंत्र में विरोध करने का जो है सबको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, आप भी करिए, लेकिन किसानों को आड़ में क्यों आप ये करना चाहते? ठीक है निरंजन साहब। हमाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हमाम जी। प्रदीप जी, मैं विशेष रूप से 2 बातें कहना चाहूंगा जी। पहली बात, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक लंबी चौड़ी चिट्ठी किसानों के नाम लिखी। अभी उसका विश्लेषण अच्छे तरीके से प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी ने किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि 22 सफेद झूठ बोला गया है। अच्छा। क्योंकि देश के 22 किसान संगठन, उसमें साफ लिखा है कि सारे संगठन किसान कांग्रेस सरकार के साथ है, लेकिन उसमें साफ उन्होंने बताया है कि 22 किसान संगठन में से एक भी ऐसा संगठन नहीं है जो केंद्र की सरकार के साथ है। आरएसएस का जो किसान भारतीय किसान संघ है, उसने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। नहीं, मैं आपसे हमाम साहब एक बात समझना चाह रहा हूं, आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, निरंजन जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोग किसान की आड़ लेकर के क्यों ये सब काम कर रहे हैं, उनको भड़काने का काम कर रहे हैं? ये सरकार इसी तरीके से हमेशा सफेद झूठ बोलती है। हम किसी के आड़ में नहीं, हम किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों के आंदोलन के साथ करते हैं। दूसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है कि कोई पार्टी क्रेडिट ना ले, मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम उनसे विनम्र अपील करते हैं, हाथ जोड़ के उनसे विनम्र अपील करते हैं कि हमें हमारा पुराना हिंदुस्तान लौटा दीजिए। हमें नहीं चाहिए उद्योगपतियों का हिंदुस्तान, हमें किसानों वाला हिंदुस्तान चाहिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं हमें अंबानी अडानी का हिंदुस्तान नहीं चाहिए। क्या आपके समय में अंबानी अडानी नहीं थे? क्या ये कल ही पैदा हुए हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री? लेकिन जिस तरीके से उद्योगपति के कुछ चंद उद्योगपति, सिर्फ 5-6 उद्योगपतियों के
गोद में ये सरकार चल रही है उसको खुश करने के लिए मंडियों को समाप्त करके, एमएसपी समाप्त करके। मुकेश अंबानी पहले नहीं थे, अनिल अंबानी पहले नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन जिस तरीके से ये सरकार का रवैया है, क्या नहीं प्रदीप जी, क्या हम किसान के कानून में संशोधन नहीं चाहते थे? लेकिन यही सरकार, इसी ने, इनके मंत्रियों ने कहा है कि 20 जगह इसमें संशोधन की जरूरत है और सरकार तैयार है। अगर किसी कानून में 20 जगह संशोधन की जरूरत है तो फिर कानून बेकार है, फिर उसको वापस ले लेना चाहिए। ना किसी से चर्चा हुआ, ना सदन में चर्चा हुआ, ना स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स होते हैं, संवैधानिक अधिकार, उसका हनन हुआ। बगैर किसी चर्चा के किसानों के ऊपर ये थोप दिया गया। मुझे ठीक है, आपके पास आऊंगा दोबारा लौट करके। इमरान लतीफ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ इमरान साहब। पूंजीपतियों की गुलामी भारतीय जनता पार्टी करेगी तब तक इस मसले का कोई दूसरा हल निकलते हुए नजर नहीं आ रहा, और बार बार इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों की जहां तक बात है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अगर एमएसपी की गारंटी मांग रहे किसानों के आंदोलन में उनका साथ देना राजनीति है तो हम बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। अगर जमाखोरी को बढ़ावा देने वाले इमरान साहब एक जवाब चाह रहा हूं आपसे। दुनिया जानना चाहती है कि पहले आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया कि वो गलत काम कर रहे हैं, और अचानक से परसों केजरीवाल जी ने बिल फाड़ दिया। ये दो तरह की बातें कहां से निकल के आ रही, कैसे हो रहा था? कर रहे थे वो भी सुन लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात कर लीजिए, दोनों ही पार्टियां पूंजीवाद की पोषक हैं। दोनों ही पार्टियां पूंजीवादियों को बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बिल में नहीं, बात आपकी ठीक है, लेकिन एक बिल में दोनों की खामियां कैसे हो सकती हैं? या तो कैप्टन अमरिंदर गलत हो सकते हैं या तो भारतीय जनता पार्टी गलत हो सकती है। दोनों कैसे गलत हो सकते हैं? बात नहीं, मैंने कहा हम लोग जब ये 3 काले कानूनों की बात आती है तो जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी, उच्च स्तरीय कमेटी के मेंबर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसके सामने से ये तीनों काले कानून होकर गुजरे। दूसरी बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह जब ये आंदोलन, अरे भाई शुरू में तो आप बिल के साथ में खड़े नजर आ रहे थे और अचानक से आप अनशन करने लगे, अचानक से केजरीवाल जी बिल फाड़ने लगे, इसके मायने क्या है? जब तो माननीय राज्यसभा जिसके जरिए आप संवैधानिक ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से गुंडागर्दी करते हुए अल्पमत में रहते हुए राज्यसभा के अंदर कानून को पास कराने की कोशिश। ठीक है इमरान लतीफ साहब, ठीक है। इमरान, डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, आप अपनी बात रख सकते हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। 2014 से लेके 18 तक 57,345 किसानों ने आत्महत्या की है। दूसरी बात, बीजेपी लोग लुभावने वादे जितने भी सुधार लाई है, चाहे वो आपका नोटबंदी ले आई हो, कितने फायदे गिनाए थे, कितने फोरमों से फायदे गिनाए गए। पीछे इतिहास में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मूलचंद निरंजन जी ये कहेंगे कि हमने उसके बाद तमाम चुनाव जीते हैं, जनता ने मुहर लगा दिया है। आप तो इस पर चुनाव लड़ चुके ना, इस बात पे, नोटबंदी पे आप चुनाव लड़ चुके हैं और सच्चाई के साथ में खड़े रहेंगे। और माननीय अखिलेश यादव जी सच्चाई के साथ में खड़े हैं और डेवलपमेंट के, उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट के साथ में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में विधायक जी नहीं, फिर हम वही बात सवाल पूछेंगे राजपाल कश्यप जी, अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो जनता क्या बेईमान है जो आपके साथ नहीं खड़ी हो रही है? राजपाल कश्यप जी, बड़ी विनम्रता से मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या जनता बेईमान है जो ईमानदार लोगों के साथ में खड़ी नहीं हो रही है? किसी ने किसानों को 5 लाख का बीमा पूरे उत्तर प्रदेश के किसानों का किया, बिजली उनको दी, सिंचाई मुफ्त दी। राजपाल जी, मैं यहाँ पर आपका मैनिफेस्टो नहीं पढ़वा रहा हूँ कि आपने क्या क्या किया। आपने इतना सब किया होता तो सरकार ना जाती आपकी। सरकार आपको, प्रदेश की जनता डिसलॉज ना करती। आपको इसमें फिर से सोचना पड़ेगा कि आपको कैसे जनता ने नकार दिया, ये समझना पड़ेगा।
हमने ये किया कहने से काम नहीं चलेगा राजपाल जी। आ रहा हूं, आप ये बता दीजिए, आपके पास दोबारा से आऊंगा। आप ये बता दीजिए आखिर इस समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, कब डेडलॉक टूटेगा? मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे राजनीतिक मित्र जो आपस में बहस कर रहे हैं, भाई ये तो राजनीति के लिए बहस कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी आदरणीय विधायक जी हमारे कह रहे थे कि हमने नीम कोटेड यूरिया किसान को दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनको यूरिया के कट्टे के दाम का पता है, कितने का कट्टा आता है और कितना लाभ दिया, क्या मुझको बता सकते हैं वो, और कितने किलो का कट्टा है आज? बताइए भाई निरंजन, बताइए भाई निरंजन जी। नीम कोटेड आप दे रहे हैं, जो कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, तो दाम कैसे बढ़ गए और कमी कैसे हो गई निरंजन जी? सरकार आने से पहले कितने रुपए का यूरिया का कट्टा था, इनकी सरकार आने के बाद कितने रुपए का यूरिया का कट्टा है और कितने किलो यूरिया उसमें से कम किया, बताइए। दाम ज्यादा हो गए। मैं आदरणीय चौधरी साहब से ये पूछना चाहता हूँ, ये किसान नेता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पहले चाहे वो यूरिया खाद हो चाहे डीएपी खाद हो, क्या समस्या रहती थी किसान को लाठियां खानी पड़ती थी खाद के लिए, किसान को ब्लैक में खाद खरीदनी पड़ती थी, किसान को जो है बाजार से डुप्लीकेट खाद खरीदनी पड़ती थी। आप किसान हितैषी हैं, आपने यूरिया के कट्टे पे कितने रुपए बढ़ाए? आज किसान पे फूलों की बारिश हो रही है, आज लाठियां किसान नहीं खा रहा है, आज इन पे बारिश हो रही है, फूलों का छिड़काव हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है मूलचंद निरंजन जी, जरा बता दीजिए। दाम का पता नहीं, आप डिबेट में आए हो, आप किसान नेता बन रहे हो, आप जनप्रतिनिधि हो, आप ये बताइए यूरिया के कट्टे का दाम क्या है, कितने रुपए बढ़ाए? आप कैसे कह सकते हो कि मैं हितैषी हूँ? बताइए आप। चौधरी साहब, दाम अगर यूरिया के बढ़े हैं तो दाम आपको ये भी पता होना चाहिए कि दाम गेहूं के भी बढ़े होंगे, ऐसा नहीं है केवल यूरिया के ही दाम बढ़े होंगे। नहीं, आप अच्छा आप इसी विषय पर बहस कर लीजिए ना, कितने किसके गया, मजा आ गया। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं चौधरी साहब। मैं रेंज चली गई थी, मैं कह रहा था देखो 5 किलो तो यूरिया कम किया इन्होंने और 60 रुपए पर कट्टा यूरिया पे बढ़ा दिया। पहले 50 किलो का कट्टा आता था, 45 किलो का कट्टा आता है। निरंजन जी, खाद कम दाम ज्यादा, ये अक्सर ये जितने भी उद्योगपति ऐसा ही करते हैं। 1 किलो की तेल का थैली 750 ग्राम कर देते हैं और दाम 500 से बढ़ाकर 1000 कर देते हैं। यही मार्केट का चलन है, वही करें खाद में ऐसा ही हुआ। निरंजन जी, जी निरंजन जी। प्रदीप जी, मैं चौधरी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से इन्होंने ये तो कह दिया, मैं मान रहा हूँ कि 60 रुपए दाम बढ़े हैं, लेकिन चौधरी साहब को ये नहीं कहा आज तक कि मोदी जी की सरकार में किसान को आराम से यूरिया मिल रही है, आराम से डीएपी मिल रही है, धक्के नहीं खाने पड़ रहे, नकली खाद नहीं लेनी पड़ रही है। मूलचंद निरंजन जी, अगर दाम आप बढ़ा करके आप इतना दाम बढ़ा देंगे, किसान खरीद ही नहीं पाएगा, तो आराम से तो मिलेगी ही ना। अरे रुको रुको, अरे किसान की बात भी हो जाने दो, रुको, राजनीति ना करो, रुको 1 मिनट भाई। एक चीज और आप बता दो निरंजन जी कि आपने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना चलाई, टीका टेस्टिंग करने की योजना चलाई, हर किसान के खाते से 300 रुपए काट लिए गए और किसान के खेत से किलो एक डला मिट्टी का आप नहीं लाए और उसके घर सॉइल हेल्थ कार्ड आपने भिजवा दिया। आपने वायदा किया 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कराएंगे, गन्ने के भुगतान का कहीं अता पता नहीं है। तो भाई निरंजन जी, आप बताइए ना, इन चीजों का जवाब दीजिए। ठीक है निरंजन जी, जल्दी से जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो रहा है। चौधरी जी जवाब ले लेते हैं। निरंजन जी जवाब दीजिए भाई। साहब,
को केवल और केवल आलोचना करनी है। इनके पास मैं समझता हूँ निश्चित रूप से भाई वो कह रहे हैं कि सॉइल कार्ड के नाम पर 300 रुपए आपने ले लिए, सॉइल की टेस्टिंग कराई नहीं, बिना टेस्टिंग कराए कार्ड उनको थमा दिया। योजना लागू करने में समय लगता है, कोई भी सरकार हो, इतनी बड़ी संख्या। ठीक है निरंजन जी, समय समाप्त हो रहा है, आखिरी लास्ट कमेंट ले लेते हैं जी। ये ना तो चौधरी साहब कर सकते हैं ना, ठीक है आ रहा हूँ राजपाल जी आप ही के पास। ठीक है राजपाल जी। किसानों को प्राप्त हुआ, अभी भी कुछ किसान वंचित हैं, उनको भी मिलेगी कोई योजना। ठीक है निरंजन जी, समय समाप्त हो रहा है, आपके पास दोबारा से आएंगे। राजपाल कश्यप जी जल्दी से 20 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा, आखिर ये डेडलॉक कैसे टूटेगा, कैसे खत्म होगा ये संग्राम? हट धर्मिता पे लगी हुई है, बीजेपी घमंड में है। इन्हीं किसानों ने बीजेपी की सरकार बनाई। ये मत भूलें कि किसान को जिस तरीके से नीचा दिखाने के लिए देश के बीजेपी सरकार लगी है, और जिस तरीके से किसान की आय दुगनी करने का वादा किया था, आज किसान की आय आधी कर दी। धान 1868 रुपए में बिकना चाहिए था, 800-900 रुपए में नहीं बिक रहा। और जिस तरीके से आज किसानों का ये नुकसान कर रहे हो, किसान जिस बदहाली में जी रहा है, और ये जल्दी से बता दीजिए डेडलॉक कैसे टूटेगा, कैसे खत्म होगा? कितने बढ़ गए, ये गाँव में मीटर लगवा दिया, 45 किलो की बोरी कर दी, और अभी कैसे खत्म होगा डेडलॉक? राजपाल कश्यप जी इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? तो उन किसानों को बुला के बात करनी चाहिए, अपने कार्यकर्ता किसानों को नहीं, जो वहां धरने पे बैठे। ठीक है इमरान लतीफ साहब, फाइनल कमेंट 20 सेकंड में, कैसे खत्म होगा डेडलॉक? राजपाल जी समय समाप्त हो गया। जाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। किसानों देश का दुर्भाग्य है, खत्म किया जा रहा, और जिस दिन किसान खत्म हो जाएगा उन पूंजीपतियों को समझाना पड़ेगा कि देश का अन्नदाता किसान जान चुका है। ठीक है हमाम साहब जल्दी से आपका फाइनल कमेंट। ठीक है दोनों लोगों की बात हो गई जी। भारत का किसान पूछता है, 20 सेकंड में, हाँ जी जल्दी से प्रदीप जी, भारत का किसान पूछता है कि क्या रेलवे और बैंक रोडवेज की तरह घाटे में बोलकर मंडियों को भी निजी हाथों में बेचने का सरकार का षड्यंत्र तो नहीं है? कि कोरोना काल में इस तरीके के कानून के लाने की मांग कहां से आई? किसान ने मांग की या औद्योगिक घरानों ने भी? इसलिए कि इस दिनों कानून पे, एमएसपी पे हमें लिखित आश्वासन नहीं बल्कि कानूनी खत्म करना चाहिए, खत्म करने की मांग करती है। ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। निरंजन जी कैसे खत्म होगा ये डेडलॉक और कब खत्म होगा ये किसान आंदोलन? फाइनल कमेंट आपका। निरंजन जी आपका समय समाप्त हो रहा है। दीप जी, अभी माननीय विधायक जी बोल रहे थे, बड़े किसान के हितैषी हैं। मैं समझता हूँ ये इतनी सरकारें रही उत्तर प्रदेश के अंदर, ये बता दें कि किसान के हित में इन्होंने कब क्या किया। अरे ये डेडलॉक कैसे खत्म होगा निरंजन जी? ये किसानों का आंदोलन कब खत्म होगा? ये पूछ की रात में खुले आसमान पर किसानों को सोने पर मजबूर किया है, ये कब खत्म होगा? ठीक है सर, समय नहीं था हमारे पास, जवाब नहीं है आप लोगों के पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जवाब नहीं है कि आखिर 23 दिन से किसान आंदोलित है। पूछ की रात में आज रूह कपात देने वाली सर्दी में खुले आसमान के नीचे किसान सो रहा है और वो आंदोलन करने के लिए मजबूर है। प्रधानमंत्री लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मन, हमारा दिल, हमारे कानून गंगा की तरह पवित्र और निर्मल है और हम किसानों की राशि दोगुनी करके मानेंगे, किसानों का भविष्य उज्जवल करके मानेंगे। लेकिन सवाल यह कि किसान समझने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये डेडलॉक कब खत्म होगा और कब तक चलता रहेगा ये आंदोलन। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।